गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, उसके बाद में भी हम जब न्यू वीडियो आपको डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि आप अपने सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसके जस्ट बगल में एक नोटिफिकेशन वाला ये बेल आइकन होता है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो आपको डालेंगे तो आपको तुरंत से उसका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का अपडेटेशन मिलता रहे। थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 31 पर थे। क्वेश्चन नंबर 31, ए क्लाइंट यूजिंग फेंटानाइल ट्रांसडर्मल पैचेज फॉर पेन मैनेजमेंट इन लेट स्टेज कैंसर डाइस। एक पेशेंट है जिसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फेंटानिल यूज़ कर रहे हैं, ड्यूराजेसिक यूज़ कर रहे हैं ट्रांसडर्मल पैचेज के रूप में। ठीक है, और व्हाट शुड द हॉस्पाइस नर्स हु इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट डू अबाउट द पैचेज। क्या करना चाहिए, समझे बात को, क्या बोलना चाह रहा है वो। व्हाट शुड द हॉस्पाइस नर्स हु इज केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट डू अबाउट द पैचेज के रिगार्डिंग क्या करेगी वो। किसी पेशेंट को अगर ट्रांसडर्मल पैचेज लगे हुए हैं तो पहले तो समझे कि ट्रांसडर्मल पैचेज क्या होते हैं। देखो, इस तरीके का एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक पैचेज आता है जिस पर आपको लिखा मिलता है कि ये 25 माइक्रोग्राम पर हावर इसमें क्या निकलेगा, जो आपका फेंटानिल है वो यहाँ से सिक्रीट होगा। ये ट्रांसडर्मल पैच है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा इस तरीके से आएगा। कई बार फोटो दिया जाएगा, ड्यूराजेसिक लिखा मिलेगा उस पर, बट ये पूछा जाएगा कि क्या है, मॉर्फिन है, फलाना है, ढीकना है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये ड्यूराजेसिक नाम से आती है, बहुत फेमस मेडिसिन है और ये बहुत ज़्यादा फेमस ट्रांसडर्मल पैच है। आपको पता होना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी इस तरीके का आपको इमेज दे के पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये किस लिए अपन दे रहे हैं। टू रिलीव पेन, टू रिलीव गैस, टू रिलीव abdominal डिस्टेंशन, तो कुछ भी देके 4 ऑप्शन देके आपको पूछ ले जाएगा कि ये जो पैचेज है हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, या ये जो आपको फोटो में दिखाया गया है फोटो है वो किस काम आएगा। तो बेटा ये जो है ड्यूराजेसिक है, ड्यूराजेसिक के बारे में समझे कि जो ड्यूराजेसिक होता है स्किन पैचेज होता है, शुड नॉट बी यूज इफ़ यू नीड पेन मेडिसिन फॉर जस्ट ए शॉर्ट टाइम। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो कोई पेन मेडिकेशन तो इस ड्यूराजेसिक पैच को यूज़ नहीं किया जाता है। ये ओनली इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जहां आपको लॉन्ग टर्म जो है पैचेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आपको सीवियर पेन हो रहा होता है। ठीक है ना, तो नॉर्मली शॉर्ट टाइम और या माइल्ड मॉडरेट पेन के लिए अपन मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, सीवियर टाइप का पेन होता है, तब आप ड्यूराजेसिक पैच का इस्तेमाल करते हैं। सच एज आफ्टर द डेंटल सर्जरी और टॉन्सिल सर्जरी। डू नॉट यूज द पैचेज फॉर द माइल्ड पेन और पेन दैट अकर ओनली वंस इन ए व्हाइल। कभी कभार कोई पेन होता है उसके लिए, या फिर कोई माइल्ड पेन है उसके लिए आप ड्यूराजेसिक स्किन पैचेज का यूज नहीं करना चाहिए। ये मॉडरेट से सीवियर पेन जो जा रहा है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं बॉडी के अंदर, इसलिए नहीं करना है बेटा ये। ठीक है, तो देखो अभी देखते हैं तो हमें क्या करना है। ऐसे पेचेज का जब आप यूज़ कर रहे हैं, एक हॉस्पाइस नर्स है जो टर्मिनली इल पेशेंट जो है, उसकी डाइंग पेशेंट है, एकदम डाइज हो गया, लेट स्टेज कैंसर डाइज। ठीक है ना, वो जो डाइज हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, टेल द फैमिली टू रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पैचेज, कि जो फैमिली मेंबर है उसको बोलेंगे आप रिमूव करें उसको, डिस्पोज ऑफ द पैचेज। देखो बेटा, जब कोई पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी किसी भी तरह का इम्प्लांटेशन जब लगा होता है और पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली मेंबर वगैरह उसको रिमूव करके फिर उसको डिस्पोज करते हैं या कुछ करते हैं। नहीं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन चीज़ों को निकालना होता है और उनको डिस्पोज करना होता है पर्टिकुलरली। लीव द पैचेज इन द प्लेस फॉर द इसके अंदर मोर्टिशियन टू रिमूव, कि जहाँ मॉर्चरी में जाएगा वहाँ उसको निकाला जाए। नहीं बेटा, ये भी गलत बात है। पैचेज हमको निकाल के पूरी तरीके से बॉडी को क्लीन करके फिर पैक करके फिर देना होता है उसके रिलेटिव्स को। हैव द फैमिली रिटर्न द पैचेज टू द फार्मेसी फॉर द डिस्पोजल, कि फार्मेसी को उसकी फैमिली देके आएगी। ये तो बिल्कुल भी अनर्गल चीज़ें हैं कि उसकी फैमिली क्यों फार्मेसी को वापस से जो दुकान से खरीद के लाएं उस पर थोड़ी देके आएंगे बेटा। फार्मेसी का मतलब तो ये है दुकान, मेडिसिन की दुकान। रिमूव द एंड डिस्पोज ऑफ द पैचेज इन द एप्रोप्रिएट रिसेप्टर, तो आप जो है उसको रिमूव करेंगे और डिस्पोज करेंगे पैचेज इन एप्रोप्रिएट रिसेप्टर। मतलब कि जो उसका डेजिग्नेटेड जो बीन है उसके अंदर आपको इसको जो है
डिस्पोज कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। तो आपको फेंटानिल या ड्यूराजेसिक पैच के बारे में समझ में आना चाहिए कि फेंटानिल या ड्यूराजेसिक पैच जो होता है, एक तो आप कभी भी माइल्ड और मॉडरेट में यूज़ नहीं करेंगे, इसको सीवियर पेन के दौरान यूज़ किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा समझना है। ड्यूराजेसिक पैच कैसा दिखता है वो आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ लगाते हैं, तो ट्रांसडर्मली इसको इम्प्लांट करते हैं, और इसका कौन रिमूव करेगा ऐसे तरीके के पैचों को, तो वो भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कुछ समझ लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देखो इसका आंसर क्या दे रखा है। द नर्स शुड रिमूव एंड डिस्पोज द पैचेज इन द मैनर दैट प्रोटेक्ट्स हेल्प एंड अदर फ्रॉम द एक्सपोजर टू फेंटानिल, कि उस तरीके से उनको डिस्पोज करेगी जिसकी वजह से उसको खुद को भी नुकसान नहीं हो। ऑलवेज ग्लव्स पहन के ही ये पैच लगाए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं, जिससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और अदर जो पर्सन है जो, तो कोई उसके कॉन्टैक्ट में ना है, इस तरीके से उनको हमको बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगली चीज़, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब ओपियोइड एनाल्जेसिक। जब किसी पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दिया जा रहा है तो हमारी क्या है, कौन कौन सी जो है केयर है, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या नर्सिंग जो है जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी हैं, उनके बारे में पूछा गया है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उनको अप्लाई करना है। जितनी भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करें। ठीक है, देखो, काउंट द क्लाइंट रेस्पिरेशन, कि हम काउंट के जो रेस्पिरेशंस हैं उनको हम क्या करना चाहिए, काउंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन कम तो नहीं हो रहा है। देखो बेटा, क्या होता है जब हम मॉर्फिन सल्फेट या कोई भी ओपियोइड एनाल्जेसिक, मैं अगर बात करूं कि ओपियोइड जब एनाल्जेसिक किसी पेशेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या करने का काम करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करने का काम करती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मीन्स है कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज होगी। तो आपको रेस्पिरेशन जो है काउंट करना चाहिए, जिससे आपको अर्ली में आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस पेशेंट के अंदर जो है रेस्पिरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसके सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा पाएँ। तो आपको काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो काउंट करना चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन, कि आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि उस पेशेंट की कितना तीव्र उसको पेन हो रहा है। इंटेंसिटी क्या है पेन की, बिल्कुल देखो, इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है आपको पहले देखनी चाहिए। जब आप मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन से पहले आपको देखना है कि उसको कितना पेन हो रहा है। उसके बाद में आपको फिर वापस से देखना है कि मेडिसिन आपने दे दी है उस पेशेंट को, तो उसके अंदर पेन में कोई रिड्यूस आया है या उसका अमाउंट इतना ही है पेन का, तो उसकी इंटेंसिटी को आपको चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है। डॉक्यूमेंट करना होता है, क्या क्यों करते हैं ऐसा, जिससे आपको पता लग सके कि बिफोर एंड आफ्टर करने से पता लगेगा, उसको कंपेयर कर पाएंगे और उससे पता लगेगा कि क्या पेशेंट की कंडीशन में रियली कोई इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। तो इस चीज़ को जांच करने के लिए क्या आपको इंटेंसिटी ऑफ पेन देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा सर। दूसरा, विदहोल्ड द मेडिकेशन इफ द क्लाइंट रिपोर्ट द प्यूराइटिस। प्यूराइटिस का मतलब उस पेशेंट को अगर खुजली वगैरह की ऐसी शिकायत देखने को मिले, ठीक है ना, तो क्या आपको उसको बंद कर देना चाहिए। तो बेटा, ये किसी भी तरह का एलर्जी को शो नहीं कर रहा है, आप ये मत समझ जाना कि ये एलर्जी को शो कर रहा है। वो हो सकता है, कई बार क्या होता है, थोड़ी बहुत ईचिंग वगैरह हो सकती है, पर इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये किसको इंडिकेट नहीं करता है, ये नॉर्मल है, ये कॉमन है। ये ईचिंग होना, प्यूराइटिस होना एक नॉर्मल है। जब आप किसी भी तरह की ओपियोइड एनाल्जेसिक कर देते हैं तो ये कॉमन होता है। ये कॉमन एक साइड इफेक्ट है जिसको हम नॉर्मली एंटीहिस्टामिन की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या विदहोल्ड करना चाहिए, नहीं, विदहोल्ड नहीं करना चाहिए। प्यूराइटिस में एंटीहिस्टामिन देके इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, बट इसको विदहोल्ड करने की आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये ऑप्शन आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है कि प्यूराइटिस हो सकता है साहब जब भी आप ओपियोइड देंगे, बट उसको एंटीहिस्टामिन की मदद से जो है सॉल्व कर लेंगे, बट इसको विदहोल्ड नहीं करना है, ठीक है। वेरीफाई द मेंबर ऑफ द डोजेज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर, वेरीफाई द नंबर ऑफ द डोजेज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिशन द प्रिस्क्राइब डोज, मतलब वेरीफाई करना चाहिए। लॉक, देखो बेटा, कभी भी ओपियोइड जो मेडिसिन होती है, ओपियोइड मेडिसिन को कभी भी हम खुले में नहीं रखते हैं। अदर मेडिसिन होती हैं जैसे आपकी पीसीएम वगैरह है, ये जनरल मेडिसिन जो होती हैं उनको हम खुले में रख सकते हैं, कहीं भी आप जो है आपके स्टोर रूम में रख सकते हैं। बट क्या आप ओपियोइड्स को रख सकते हैं, नहीं सर, ओपियोइड्स को आपको गिनती रखनी होती है उसके। और मैं तो कहूँ कि ओपियोइड्स के जितने भी खाली एम्पूल होते हैं वो भी आपको रखने होते हैं, वेरीफाई करवाने होते हैं बेटा। जब आप मेडिसिन देते हैं या किसी भी एक्सपायरी जब ओपियोइड्स होती है उसको जब आप डिस्कार्ड करते हैं, तो बेटा ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी उसको डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड भी ऐसे नहीं किया जा सकते, उसके लिए आपको 2 विटनेस रखने होते हैं। 2 आपके नर्सिंग ऑफिसर हैं जो एज ए विटनेस साइन करेंगे कि हाँ डिस्कार्ड किया गया, मेरे सामने डिस्कार्ड किया गया है, तब जाके वो डिस्कार्ड माना जाता है। आप अपनी मर्जी से ना तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से इसको निकाल के लगा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप नहीं लगा सकते हैं, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप खरीद भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा आप अमाउंट में रख भी नहीं सकते हैं। तो इसकी कुछ आपके पास में क्या होती है, लिमिटेशन
इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो वेरीफाई द नंबर ऑफ द डोजेज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिसिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज, बिल्कुल आपको ये करना पड़ेगा साहब। डिस्कार्ड द मेडिकेशन इन द क्लाइंट टॉयलेट बिफोर लिविंग द रूम इफ द मेडिकेशन इज रिफ्यूज, अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं लेता है तो क्या हमको टॉयलेट में क्या डिस्कार्ड करनी चाहिए? नहीं बेटा, इस तरीके की हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपको क्या चाहिएगा इसके लिए? विटनेस चाहिएगा, डायरेक्टली आप इसको टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया, गलत हो गया। तो आपके आंसर कौन कौन से आंसर हैं जो आपके यहाँ पर राइट होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, ये आपके आंसर यहाँ पर राइट होंगे। देख लेते हैं आंसर 1 2 4। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक कैन बी कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए आपको मॉनिटर करना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ पेन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर एंड आफ्टर एडमिशन द एनाल्जेसिक टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। बेस नर्सिंग बिहेवियर इज इंटेंशनल टॉट। देखो पहले तो समझे हमने, मैंने क्या बताया था आपको, 2 तरह के टॉट होते हैं। टॉट में क्या करते हैं हम? टॉट में 2 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं बेटा। टॉट में कितनी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं? 2 चीज़ें करते हैं। एक इंटेंशनल टॉट होता है, एक होता है हमारा अनइंटेंशनल टॉट। इंटेंशनल टॉट का मतलब होता है इरादतन, मतलब इरादे से किया गया कोई भी अपराध, और जो गैर इरादतन होता है उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल। तो मैंने बताया था कि अनइंटेंशनल में 3 चीज़ें याद रखनी है, नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस और आपको क्या करना है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये आपको ध्यान रखना है। मेनली तो आपको नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस याद रखनी है। इनके अलावा जितने भी आप टॉट में पढ़े हैं वो सारे के सारे आप इंटेंशनल में रखें। देखो मिसकाउंटिंग गॉज पेड ड्यूरिंग द क्लाइंट सर्जरी, मैंने क्या बताया था बेटा? नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस का मतलब क्या बताया था? नेग्लिजेंसी का मतलब होता है भूल चूक होती है, किसी भी तरह की भूल चूक। अगर माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने जब प्रोसीजर के दौरान कोई गड़बड़ कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस बोला जाता है। देखो इसमें मिसकाउंट कर दिया है उसने, तो क्या कहलाएगा? ये नेग्लिजेंसी है एक तरीके से। ये तो नेग्लिजेंसी होगी ना। मिसकाउंट गॉज पेड ड्यूरिंग द क्लाइंट सर्जरी, कि क्लाइंट की जो सर्जरी है उसके दौरान आपने मिसकाउंट कर दिया है, प्रोसीजर में गलती नहीं की, गिनने में आपने गलती की है, इसको नेग्लिजेंसी बोलो। अरे आप माल प्रैक्टिस भी बोल लेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अनइंटेंशनली रहेगा। पहला जो ऑप्शन दिया गया है मिसकाउंट करना, ये नेग्लिजेंसी ही बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। और नेग्लिजेंसी या माल प्रैक्टिस बोलूँ तो ये क्या होगा? अनइंटेंशनल टॉट होगा, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कॉजिंग ए बर्न व्हेन अप्लाइंग ए वेट ड्रेसिंग टू ए क्लाइंट्स एक्सट्रीमिटी, कि जब पेशेंट की क्लाइंट की जो एक्सट्रीमिटी है उस पर आपने वेट गॉज पीस लगाने की वजह से, वेट ड्रेसिंग लगाने की वजह से, अप्लाई करने की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर बर्न हो गया, ठीक है। अगर पेशेंट को बर्न हुआ है, आपने उसका टेम्परेचर सही से देखा नहीं और वो टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस पर लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया है, दिक्कत कर दी है, तो आप टेम्परेचर जो है चेक करना भूल गए हैं, उसमें मिस्टेक किया, तो ये नेग्लिजेंसी है आपकी। और नेग्लिजेंसी क्या कहलाएगी बेटा? ये आपका अनइंटेंशनल टॉट कहलाएगी, तो ये भी गया आपका। डिवल्जिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस टू द मीडिया, डिवल्जिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया? शेयर कर दिया, मीडिया के साथ में शेयर कर दिया बेटा, क्या हो गया? ये डिफेमेशन हो गया, डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द वंस अनदर। किसी भी पर्सन की अगर रेपुटेशन को आप डैमेज करते हैं, डिफेमेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिफेमेशन। अब सीधा समझ में आ रहा है कि डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन किस में आएगा? इंटरनेशनल टॉट में आएगा। फॉलोइंग टू मॉनिटर ए क्लाइंट ब्लड प्रेशर बिफोर अज्यूमिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी हाइपरटेंसिव, जब आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं उससे पहले आपको बीपी चेक करना होता है। आप भूल गए हैं, बीपी चेक नहीं किया आपने और आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे दिए, भूल की है, मतलब कि क्या कहलाएगा बेटा? नेग्लिजेंसी कहलाएगा। नेग्लिजेंसी कहलाएगा, ठीक है। ये नेग्लिजेंसी है, ये आपकी नेग्लिजेंसी थी, ये भी आपकी नेग्लिजेंसी थी। अब बच क्या गया आपका? ये डिफेमेशन कहलाया। और आपको क्या ढूंढना है बेटा? अनइंटेंशनल टॉट ढूंढना है, क्योंकि अनइंटेंशनल में तो नेग्लिजेंसी माल प्रैक्टिस आता है, तो बचे हुए इसमें आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3rd नंबर हो जाएगा। देख लेते हैं। दिस इज एन इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी विच इज एन अनइंटेंशनल टॉट, आपकी प्राइवेसी को उसने भंग किया है, प्राइवेसी को सबके साथ में बता दिया है, उसकी रेपुटेशन को खराब किया है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? इंटेंशनल टॉट की कैटेगरी में इसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। 24 आवर आफ्टर ए सिजेरियन बर्थ, 24 आवर्स हो चुके हैं, सिजेरियन बर्थ हुआ है। ए क्लाइंट इलेक्ट टू साइन हरसेल्फ एंड हर बेबी आउट ऑफ द हॉस्पिटल, एक पेशेंट है जो इलेक्ट कर रहा है, तो साइन लिख कर दिए हैं उसने, हरसेल्फ एंड हर बेबी आउट ऑफ द हॉस्पिटल, उसको घर जाना है, आउट ऑफ हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से बाहर जाना है। स्टाफ मेंबर आर अनेबल टू कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो उनको डॉक्टर देख रहा है, वो उसका आपने कॉल किया बट कॉल लग नहीं रहा है। द क्लाइंट अराइव एट द नर्सरी एंड आस्क दैट हर इन्फेंट टू गिवन टू हर टू टेक होम, कि नर्सरी में जाती है वो जो भी क्लाइंट है और बोलता है कि मेरा बच्चा मेरे को दे दीजिए, मुझे घर जाना है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, आप क्या करेंगे? देखो बेटा, गिव द इन्फेंट टू द, अब उसने साइन भी कर दिए हैं, वो जाना चाहती है, आप ऐसे थोड़ी है कि आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, नहीं, वो उसका राइट है,
ठीक है, आप कंसेंट भरेंगे या फिर आप उसको जाने देंगे, ठीक है। आप लामा भी तो करता है ना पेशेंट, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस भी चला जाता है, ठीक है ना, तो ये तो पेशेंट चला ही जाते हैं। टू गिव द इन्फेंट टू द चाइल्ड क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट द रिगार्डिंग द इन्फेंट केयर, कि उस पेशेंट को अपना उसका जो बच्चा है वो दे दें, एंड इंस्ट्रक्ट हर रिगार्डिंग द इन्फेंट केयर, कि इन्फेंट केयर के रिगार्डिंग उसको समझा दें। तो बेटा देना तो पड़ेगा आपको और समझाना भी पड़ेगा। अगर आप वो जा रहा है नहीं रुक रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ कर लेनी है कि भाई आप तो हमारे हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहे हो तो इसलिए हम आपको जो पेशेंट केयर है या छोटे बच्चे की केयर है उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज ए आप एडवोकेट की तरह भी काम करते हैं और आप उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बेटा। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है रिगार्डिंग द इन्फेंट्स केयर, उसको प्रोवाइड करानी है, इन्फेंट बच्चा भी देना है। एक्सप्लेन टू क्लाइंट दैट सी कैन लीव बट हर इन्फेंट मस्ट रिमेन इन द हॉस्पिटल, आप जा सकते हैं बट आपका बच्चा नहीं, ये उसके बच्चे पर उसी का राइट है बेटा, वो अपने बच्चे को साथ लेके जा सकती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बच्चे को यहीं छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के अंदर रहने दीजिए और आप जा सकते हैं, गलत बात है। एम्फेसाइज टू द क्लाइंट दैट द इन्फेंट इज माइनर, कि जो उसको बताएं हैं समझाएं कि उसका जो बच्चा है इन्फेंट है वो माइनर है, एंड लीगली मस्ट रिमेन अंटिल ऑर्डर आर रिसीव, कि जब तक हमारे पास में ऑर्डर नहीं आएगा हम उसको आपको नहीं दे सकते, गलत बात है। उसके पेरेंट्स अगर मांग रहे हैं तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा। टेल द क्लाइंट दैट हॉस्पिटल पॉलिसी प्रिवेंट द स्टाफ फ्रॉम रिलीजिंग द इन्फेंट अंटिल रेडी फॉर डिस्चार्ज, उनको पेशेंट को बताना है कि हॉस्पिटल पॉलिसी प्रिवेंट करती है स्टाफ को फ्रॉम रिलीजिंग द इन्फेंट अंटिल द रेडी फॉर डिस्चार्ज, जबकि रेडी नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं जा सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप तो डिस्चार्ज नहीं बनाओगे, उसको जाना है, उसको नहीं दिखाना है यहाँ पर, लीव अगर मेडिकल एडवाइस भी तो जा सकते हैं, लामा कर सकता है पेशेंट, बिल्कुल जा सकता है, इसमें किसी भी तरह की आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी बीच में रोड़े नहीं कर सकती है कि हम डिस्चार्ज बनाएंगे तभी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पसंद नहीं आता है, आपको कुछ इमरजेंसी काम है या कुछ भी है XYZ, आप जाना चाहते हैं हॉस्पिटल से, यू कैन लेफ्ट द हॉस्पिटल एंड एट एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द केयर, ठीक है। तो पेशेंट को देना पड़ेगा आपको और उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखते हैं। व्हेन ए क्लाइंट साइन हरसेल्फ एंड हर इन्फेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल सी इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर इन्फेंट, जब वो साइन कर दिया है, उसने साइन कर दिया है तो वो लीगली रेस्पॉन्सिबल है उसके बच्चे को लेने के लिए, बिल्कुल साइन कर दिया है बेटा, उसने लिखा भी था अपने यहाँ पर, उसने क्या कर दिया था, साइन हरसेल्फ, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज बिकॉज ऑफ सीवियर डिप्रेशन, एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज हुआ है क्योंकि उसको सीवियर डिप्रेशन है। द क्लाइंट रिफ्यूज टू ईट, पेशेंट जो है खाने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। स्टे इन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर टाइम जो है अपने बेड में ही रहता है। डज नॉट टॉक विथ फैमिली मेम्बर, और ना अपने फैमिली मेम्बर के साथ में बात भी नहीं कर रहा है। एंड विल नॉट लीव द रूम, और रूम को भी नहीं छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक पेशेंट है जो कि सीवियर डिप्रेशन के साथ में एडमिट हुआ है, ना तो खाना खा रहा है सही से, बेड में ही रह रहा है हमेशा, रूम को भी नहीं छोड़ रहा है, ना अपने फैमिली मेम्बर के साथ में बात कर रहे हैं। द नर्स अटेम्प्ट टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन वाई आस्किंग क्वेश्चन बट रिसीव नो आंसर, जो नर्स है वो जाती है और मतलब कोशिश करती है कि उसके साथ में कन्वर्सेशन कर पाए, इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है बट वो आंसर भी नहीं देता है। फाइनली द नर्स टेल द क्लाइंट, फाइनली अंत में क्या करती है, जब उसका आंसर नहीं मिलता है तो नर्स क्या करती है, टेल द क्लाइंट अबाउट दैट इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स, यदि आप आंसर नहीं देते हैं, इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स द नर्स विल लीव, कि जो नर्स है यहाँ से चली जाएगी, एंड क्लाइंट विल रिमेन अलोन, और तुम अकेले रहोगे यहाँ पर। हाउ शुड द नर्स बिहेवियर वी इंटरप्रिटेड, बताओ आप क्या कर रहे हो? तो नहीं लग रहा आपको कि उसको धमकाया जा रहा है कि तुम अकेले रहोगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे, यहाँ से नर्स चली जाएगी, चले जाएंगे और यहाँ पर रह जाओगे। दैट्स नॉट एकदम सेटिस्फैक्ट्री आंसर या रेस्पॉन्स बाय द नर्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर नहीं कर सकते, उसको धमका नहीं सकते, और धमकाना क्या कहलाता है बेटा, असॉल्ट कहलाता है। तो दिस इज ए नॉट राइट। ए सिस्टम ऑफ द रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज बीइंग यूज टू मोटिवेट द क्लाइंट, कि आपको इसको मोटिवेट करने के लिए आपको रिवार्ड और पनिशमेंट का मेथड यूज़ करना चाहिए। नहीं बेटा, आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक, अगर मैं बात करके चलूँ तो ये एक छोटे बच्चों में मोस्टली यूज़ किया जाता है रिवार्ड पनिशमेंट, यहाँ आप वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। लिविंग द क्लाइंट अलोन अलाउ टाइम फॉर द नर्स टू थिंक ऑफ द अदर स्ट्रेटेजी, को उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, ये भी नहीं है, उसको अकेला, वो वैसे ही डिप्रेशन में है, अकेला वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी वैसे रहती है। अगर आप उसको अकेला छोड़ेंगे हो सकता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करें, तो आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। सीवियर डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट के साथ में होते हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ में होते हैं, उनको 24 आवर वॉच करना होता है, मतलब क्लोज वॉचिंग करनी होती है उन पेशेंट की, ठीक है, तो अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिस बिहेवियर इंडिकेट द क्लाइंट डिजायर फॉर द सॉलिट्यूड दैट द नर्स इज रेस्पेक्टिंग,
मतलब कि क्लाइंट डिजायर फॉर सॉलिट्यूड दैट द नर्स इज रेस्पेक्टिंग। सॉलिट्यूड का मतलब है वो अकेला रहना चाहता है, कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लगेगा कि जो पेशेंट जो चाहता है, अकेलापन चाहता है, उसकी नर्स रेस्पेक्ट कर रही है। नहीं बेटा, ये तो गलत हो जाएगा, उसको धमकाना हो जाएगा कि हम अकेला छोड़ देंगे आपको। दिस थ्रेट इज कंसिडर असॉल्ट, कि ये जो थ्रेट है वो असॉल्ट के रूप में कंसिडर की जाएगी। एंड द नर्स शुड नॉट हैव रिएक्टेड इन दिस मैनर, और जो नर्स है उसको इस तरीके से, इस मैनर में क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। द नर्स शुड नॉट हैव रिएक्ट इन दिस मैनर, ठीक है ना, नॉट हैव रिएक्ट मतलब कि आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था बेटा। तो बिल्कुल आंसर यही होगा आपका। आंसर नंबर 4 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का 4th आंसर है, दिस रेस्पॉन्स इज ए थ्रेट, असोल्ट है, बिकॉज द नर्स इज अटेम्प्टिंग टू पुट प्रेशर ऑन द क्लाइंट। जो नर्स है वो अटेम्प्ट कर रही है, प्रयास कर रही है, टू पुट प्रेशर, प्रेशर डालने का, ऑन द क्लाइंट टू स्पीक, उसको बुलाने के लिए प्रेशर डाल रही है, और टू बी और बी लेफ्ट अलोन, और उसको बोल रही है कि वो अकेला छोड़ देगी। तो इस तरीके का प्रेशर आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से धमका नहीं सकते हैं पेशेंट को। दिस इज अ रॉन्ग फिनोमिना टू कॉपरेट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। ड्यूरिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाई दैट द टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज। जैसे आपने न्यूबॉर्न का असेसमेंट किया, ड्यूरिंग न्यूबॉर्न असेसमेंट, तो आपने असेसमेंट चेक किया, आपने देखा कि टेम्परेचर लिया पेशेंट का, पल्स लिया, रेस्पिरेशन लिया, और अदर जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे वो सारे के सारे एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर हैं, मींस नॉर्मल हैं। द नर्स रिकॉर्ड दीज फाइंडिंग ऑन द क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, जो आपके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें आपने इनको क्या किया, इन फाइंडिंग्स को भर दिया है, डॉक्यूमेंट कर दिया। लीगली हाउ शुड द नर्स एक्शन बी इंटरप्रिटेड, जो आपने किया है वो किस तरीके से लीगली, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, किस तरीके से समझा जाएगा। द नर्स मेट द रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन द नर्स प्रैक्टिस एक्ट, कि ये सारी उन्होंने जो रिक्वायरमेंट जो भी काम किया है वो आपने नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग किया है। बिल्कुल हाँ, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट में यही होता है कि आपको जो भी फाइंडिंग्स होती है, पेशेंट को डायग्नोस लगाना होता है, असेसमेंट करना होता है, असेसमेंट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपके नोट्स में इनको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। तो बिल्कुल नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने किया है। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट होता है वो किसको बचाता है, तो हमने बताया था ना कि पेशेंट को बचाता है, या पेशेंट और हेल्दी पर्सन को भी बचाता है, या पब्लिक को बचाता है, किसको बचाता है बेटा, तो सारी पब्लिक को बचा रहा होता है, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज अ मेडिकल डायग्नोसिस एंड द नर्स ओवर स्टेप्ड द लीगल बाउंड्री, कि ये मेडिकल डायग्नोसिस है, नहीं मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, फिजिकल करैक्टरिस्टिक हम चेक कर सकते हैं, हम असेसमेंट कर सकते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, तो हम कर सकते हैं। ये ओनली मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है, गलत बात है। नर्सिंग असेसमेंट आर नॉट इक्विवेलेंट टू ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेसमेंट, कि जो नर्सिंग का असेसमेंट होता है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो है इक्वल नहीं होता है। देखो, ये जो वाला असेसमेंट है ये बराबर ही होता है, ये बिल्कुल भी कोई डिफरेंट नहीं होता है कि आप बीपी लेंगे, रेस्पिरेशन लेंगे, पल्स लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, ये बिल्कुल जो मेडिकल एक पर्सन करेगा वही आप करेंगे। तो इसमें किसी तरीके से आप ना तो नीचे हैं, ना मेडिकल प्रोफेशन यहाँ ऊपर है, आप बराबर हैं। ये असेसमेंट करने में किसी भी तरह का आपको डिफरेंट नहीं है कि आप अलग हैं वो अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट्स, ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर जब असेसमेंट करेगा बीपी तो वो जो है वो एकदम सही करेगा, आप करोगे जो गलत करोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बीपी 120/80 है तो 120/80 उसके द्वारा इंटरप्रेट किया जाएगा, वही आपके द्वारा इंटरप्रेट किया जाएगा। अगर कम आएगा ज़्यादा आएगा वो सेम, तो इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट फिजिकल स्टेटस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि जो इनिशियल असेसमेंट होता है इन्फेंट के फिजिकल स्टेटस के बारे में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नर्स बिल्कुल भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नर्स बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, किसी भी पेशेंट का डायग्नोस करने में नर्सिंग डायग्नोस लगा सकती है, असेसमेंट किसी भी तरह का असेसमेंट वो कर सकती है, असेसमेंट करने के लिए वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर वो डिपेंड नहीं होती है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लगा सकती है और असेसमेंट कर सकती है। क्लियर? तो आंसर हो सकता है इसका अंदर एक, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट रिक्वायर द नर्स टू डायग्नोस द ह्यूमन रेस्पॉन्स, बिल्कुल ह्यूमन रेस्पॉन्स जितने भी हैं उनको डायग्नोस करने का उसको जो है अधिकार दिया गया है नर्स प्रैक्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, बेस नर्सिंग एक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शन, इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पर आपको एक्शन नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग आपको जो है आपने किसी भी तरह की टीचिंग दी है। देखो ये
आप दे सकते हैं बिल्कुल, इसके लिए भी आप पर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है मोस्टली, बट अगर आपने फैमिली प्लानिंग में ढंग से नहीं दिया है, कुछ भी गड़बड़ किया है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ऑफरिंग फर्स्ट एड एट द सीन ऑफ द ऑटोमोबाइल कोलिजन, कि आपने फर्स्ट एड दिया है किसी पेशेंट को, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है, आपको गुड स्मार्टियन लॉ जो होता है, मैंने कल भी बताया था कि गुड स्मार्टियन जो लॉ होता है वो आपको बचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड अब्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, जो आपकी कोई भी पेशेंट अगर चाइल्ड अब्यूज़ का आता है, किसी भी अब्यूज़ का आता है, तो आप रिपोर्ट करते हैं, अपनी जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है हॉस्पिटल की उसको करना होता है, तो यहाँ भी आप पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रिंग रिससिटेटिव मेजर टू एन अनकॉन्शियस चाइल्ड पुल्ड फ्रॉम ए स्विमिंग पूल, जो आपने स्विमिंग पूल से एक बच्चा लाया गया है, उस पर आपने क्या किया, रिससिटेट मतलब सीपीआर दे दिया है, तो उसके लिए भी आपको गुड स्मार्टियन लॉ बचा लेगा अगर आप इमरजेंसी में कोई भी प्रोसीजर करते हैं। बट सबसे बेहतर कौन सा है यहाँ पर, तो बेटा सबसे बेहतर जो है वो है चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है ना। यहाँ गुड स्मार्टिन नहीं, लॉ नहीं, वैसे ही आप बचे हुए हैं। देखो आप, मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, जब भी कोई अब्यूज़ का केसेस आए, आपको सस्पेक्ट भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि देखो कैसे कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है, कोई ओल्डर पर्सन है, कोई अडल्ट पर्सन है, उसका अब्यूज़ होता है, ठीक है, वो बता नहीं रहा है, आपको शक भी हो गया ना, और आपने अगर इसकी रिपोर्ट कर दी है और वो आपका जो शक है वो गलत निकल जाता है, माना कि उसको कोई अब्यूज़ नहीं था, वो नॉर्मल था, ठीक है ना, तो भी आप पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपका ये नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट या लीगल एक्शन है कि मतलब आपको कभी भी कोई भी ऐसा भी लगे कि इसका अब्यूज़ हो रहा है किसी पर्सन का, तो आप रिपोर्ट करें। आपको शक में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, शक में हम कभी किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ शक में भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, कंफर्म करने का वेट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड आंसर इज राइट है। द रिपोर्टिंग ऑफ द पॉसिबल चाइल्ड अब्यूज इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है बेटा, आपको करना ही पड़ेगा, ये फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द नर्स आइडेंटिटी कैन बी रिमेन कॉन्फिडेंशियल, अगर आपने रिपोर्ट किया है तो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपने जो जिस भी नर्स ने इसको जो है रिपोर्ट किया है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। और जब मैं रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था तो आप याद करो, रिपोर्टिंग में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं वहाँ पर, और उसमें कहीं न कहीं अब्यूज़ का जिक्र किया है, और उसमें मैंने बताया, तो रिपोर्टिंग इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी बेटा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चाहते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। ए नर्स इज असाइन टू केयर फॉर द न्यूली एडमिटेड क्लाइंट, एक नर्स है जो असाइन की गई है एक न्यूली एडमिटेड पेशेंट है उसके लिए। द नर्स परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट एंड रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, मतलब एडमिशन फॉर्म, मतलब फिजिकल असेसमेंट करती है नर्स, उसके बाद में रिव्यू करती है जो एडमिशन फॉर्म है उसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ऑर्डर देखती है। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रायोरिटी इन दिस क्लाइंट प्लान ऑफ द केयर, देखो क्लाइंट चार्ट में लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। 56 ईयर का ओल्ड मैन है, मैरिड है, कैथोलिक है, हेम्पाइसीमा की उसके अंदर हिस्ट्री है, और टर्मिनली इल है भाई, कैंसर ऑफ ईसोफेगस है, ये दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर जब टर्मिनली इल लिखा आया, मतलब आप हॉस्पिटल केयर पे ध्यान देंगे, मीन्स उसके आप किस पे ध्यान देंगे, पेन वगैरह पे, उसके रेस्पिरेशन वगैरह पे, मतलब उस पेशेंट का कंफर्ट पे ध्यान देंगे आप, ये बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से आपको, ठीक है। वीक है, एनोरेक्सिक है, डिस्निया है, डिस्निकारा है, फिर वही बात आएगी आपको। एमेनिसिपेटेड है, अनाथ है, एफेथेटिक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स सॉफ्ट डाइट देनी है उसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर सॉफ्ट डाइट, ऑक्सीजन एट 2 लीटर बाय नेजल कैनुला के द्वारा उसको आपको क्या था, क्योंकि वो डिस्निक था यहाँ पे, तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप 2 लीटर बाय द नेजल कैनुला से आपको देनी है। पोस्टुलर ड्रेनेज करना है, और इसके अंदर विद ये क्या है, फ्लूटिकासोन 250 mcg पर सालमेटेरोल 50 mcg, 2 ब्रीथ विद। अब देखो बेटा BID, ठीक है, इंटीग्रेट आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान दें, डाइट एंड न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान दें, हाइजीन एंड कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, या बॉडी मैकेनिक्स एंड पोस्चर पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये पेशेंट टर्मिनली इल है, तो सबसे ज़्यादा इसका कंफर्ट पे ध्यान दिया जाता है, तो बेटर आंसर बेटा कंफर्ट वाला आंसर होगा, तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। थोड़ा बहुत डाइट वाइट अगर कम भी रहेगी तो कौन सा इसको, ये तो टर्मिनली इल है, समझ में आ रहा है, मतलब कि ये डाइंग पेशेंट है, ये तो मरने वाला लास्ट स्टेज में चल रहा है, तो बढ़िया न्यूट्रिशन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको किसी भी तरह का दर्द वगैरह ऐसा ना हो, आराम से वो मर सके। तो बिकॉज द क्लाइंट कंडीशन इज टर्मिनल, द नर्सिंग प्रायोरिटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोवाइडिंग बेसिक केयर एंड कंफर्ट, उसको बेसिक जो केयर है, कंफर्ट है, पेन वगैरह का रिडक्शन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, या आपका बेटर आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39। ए वीक, एक कमज़ोर है, डिस्निक है,
टर्मिनली इल क्लाइंट है इज विजिटेड फ्रिक्वेंटली बाय द स्पाउस एंड टीनेज चिल्ड्रंस, कि एक मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्निया है, उसको ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, उसको वीक है, कमज़ोर हो चुका है, टर्मिनल इल पेशेंट है, उसको बार बार में फ्रिक्वेंटली विजिट किया जाता है, उसके जो भी स्पाउस हैं, ठीक है, और टीनेज चिल्ड्रन जो उसके मतलब कि टीनेज चिल्ड्रन हैं उनके द्वारा व्हाट शुड द क्लाइंट प्लान ऑफ द केयर इंक्लूड, क्या करना चाहिए। फोस्टर सेल्फ एक्टिविटी व्हेन एवर पॉसिबल, कि उसको मतलब एक्टिविटी जो है सेल्फ एक्टिविटी को लिए उसको क्या करना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए। बेटा खुद की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक है, डिस्नी भी है, अगर खुद करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा डिस्निया होगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और टर्मिनल इल है, तो उसको सेल्फ एक्टिविटी की तो नहीं करवाएंगे इतना, उसको तो रेस्ट ही करवाएंगे अपन, ठीक है। प्लान केयर टू बी कंप्लीटेड एट वन टाइम फॉलोड बाई ए लॉन्ग रेस्ट, कि उसको लंबा रेस्ट दें, ठीक है, और कंप्लीट एट वन टाइम, और उसका जो भी प्लान है सबको एक साथ कर दें, ये भी नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी एक साथ से सारा काम एक साथ से नहीं करना है। अगर ओवर वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे एक साथ तो वो ज़्यादा थक जाएगा बेटा, ये भी दिक्कत करेगा, तो उसको बीच बीच में रेस्ट दें, बीच बीच में जो भी काम है वो करता रहे, ठीक है, बिटवीन। दूसरा आता है टीच द फैमिली मेंबर हाउ टू असिस्ट विद द क्लाइंट बेसिक केयर, तो क्योंकि उसको मिलने वाले आ ही रहे हैं बार बार में, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको हमको सिखा देना चाहिए कि वो किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं बेसिक केयर के अंदर, ठीक है। लिमिट विजिटिंग, उनको कम कर देना चाहिए विजिटिंग टू इवनिंग हावर बिफोर द क्लाइंट गो टू स्लीप, जब पेशेंट जाने वाला होता है शाम को तो उसको जो है कम कर देना। बेटा ये टर्मिनल इल पेशेंट है तो यहाँ पर क्या होता है, आपस में जो एकदम से बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, क्योंकि मरने वाला पेशेंट है, उसके अगर स्पाउस आ रही है, उसके भी टीनेजर बच्चे आ रहे हैं, तो उनको मिलने से आपको रोकना नहीं है, विजिटिंग करने दो आपको, ठीक है ना, जिससे उसको अच्छा लगता रहे, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, पेशेंट के रिलेटिव को भी बेटर लगेगा, तो आप मिलने से मत रोकिए उसको। आप क्या कर सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से उसकी बेसिक केयर में आप हेल्प कर सकते हैं, जिससे क्या है वो पेशेंट को अच्छा लगे और मतलब उसमें हेल्पफुल हो सके आपके लिए कुछ, ठीक है। तो ये बेटर आंसर हो सकता है। तो बिकॉज द फैमिली मेम्बर आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट नीड, कई बार होता है ना पेशेंट हमको नहीं बताता है, तो बट उसकी जो डिमांड्स होती हैं, उसकी जो नीड होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसको फैमिली मेम्बर बहुत बखूबी जानते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दे शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द केयर, और वो इनकरेज कर सकते हैं पेशेंट को भी पार्टिसिपेट इन द केयर, तो इसलिए आपको उनको इनकरेज करना है कि वो पेशेंट की केयर के अंदर इन्वॉल्व हों और अच्छे से आपको थोड़ा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 40, ए नर्स इज एवेल्युएटिंग ए क्लाइंट नॉलेज ऑफ एम्बुलेटिंग विद द कर्चेज, मतलब जो नर्स है वो नॉलेज को असेस कर रही है, एवेल्युएट कर रही है, ठीक है ना, कि वो कर्ज के साथ में किस तरीके से चल सकते हैं उसके रिगार्डिंग। द नर्स आइडेंटिफाई द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, आपको दोबारा से कब समझाना पड़ेगा, क्लाइंट स्टेट मस्ट प्रैक्टिस, जब इनमें से क्या चीज़ पेशेंट बोलेगा, जब आपको उसको समझाना पड़ेगा। सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप, कि जब पहले सिटिंग डाउन हो और उसके बाद में खड़ा हो। एम्बुलेटिंग सेवरल हावर ए डे, कि वो सेवरल हावर तक घूमता रहे। या स्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस बैलेंस, कि स्टैंड खड़ा हो और आराम से बैलेंस मेंटेन करे। या डूइंग एक्टिव एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, कि रेगुलर शेड्यूल पे वो एक्सरसाइज करे। तो ये भी बढ़िया है कि एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेगा तो उसकी मसल्स वगैरह हैं वो ठीक रहेंगी कर्सेज को चलाने के लिए उसको, ठीक है। स्टैंडिंग एंड मेंटेन बैलेंस को भी मेंटेन करना है जिससे गिरे नहीं सर, ठीक है। सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अब बिल्कुल इस तरीके से करना है। बट एम्बुलेट सेवरल हावर ए डे, अगर वो बहुत ज़्यादा एकदम से स्टार्ट कर देता है, आज ही कर्सेज दी और वो मतलब घूमे जा रहा है, बट ये सेवरल हावर्स ए डे एम्बुलेट करना, चलना, उसको क्या करेगा, फटीग देगा उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर गलत तरीके से उसको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होगी जिससे उसकी मसल्स वीक ना रहें, उसकी मसल जो है स्ट्रॉन्ग बने, उसके बाद में अगर वो थोड़ा एम्बुलेट करता है, घूमता फिरता है, तो उसकी मसल्स में कोई इंजरी ना हो। और उसको ब्रैकियल फ्लेक्सेस में भी कर्सेज से कई बार इंजरी हो जाती है, तो उसको सही तरीके से समझाना है। तो एकदम से उसको ज़्यादा नहीं करना है बेटा, थकान वगैरह, और उसकी एनर्जी को सेव करने के लिए हम एक साम से नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा 2, प्रैक्टिसिंग एम्बुलेशन सेवरल हावर ए डे विदाउट द एडिकेट प्रिपरेशन इज नॉट हेल्पफुल इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो आपका प्रैक्टिस करना, एम्बुलेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलना विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन नॉट हेल्पफुल, ये बढ़िया नहीं हो सकता है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के दौरान। में एग्जॉस्ट द क्लाइंट, क्योंकि ये उसको थका देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। इट इज़ एसेंशियल दैट द क्लाइंट मास्टर स्पेसिफिक स्किल, कि उसको जो कुछ स्किल्स हैं उनके अंदर मास्टर हो जाना चाहिए। एजमेंट बैलेंस को, सिटिंग को, स्टैंडिंग को, स्टेयर क्लाइंब फॉर सेफ्टी, ये चीज़ें उसको सिखानी है कि भाई किस तरीके से आपको सिट करना है, किस तरीके से आपको खड़ा होना है, किस तरीके से आपको खड़े होकर बैलेंस मेंटेन करना है, किस तरीके से अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो स्टेयर किस तरीके से आप क्लाइंब करेंगे। ये सेफ्टी जो है ये आपको सीखनी चाहिए, इनमें मास्टरी करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही आपको कर्सेज मिले और आप मतलब बहुत ज़्यादा चलने फिरने लगे, इससे आपका काम नहीं होगा। देख लीजिए बेटा, ये देखो ये कर्सेज होते हैं
जो आपके एक्जिला के अंदर लगते हैं, यहाँ पर एक्जिला टिकरी होती है और यहाँ आपको हाथ से पकड़ लेते हैं, ये आपका वॉकर होता है। और ये आपकी कैन होती है, जो हाथ में लेके घूमते हैं ना, वो कैन होती है। तो ये कैन है, ये वॉकर है, और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्रचेज होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि एक साथ से ही आपको पहलवान नहीं बनने की कोशिश करनी है, आपको धीरे धीरे उन पर फोकस करना है और आपकी जो कमियां हैं उनको सुधारना है। तो आपको इन चीज़ों में मास्टरी करनी है। सिटिंग है, स्टैंडिंग है, स्टेयर है, क्लाइन, इनके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाना है पेशेंट को। दैट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का अगर PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू सो मच आज के लिए।